नमस्कार, न्यूज विस्तार चैनल में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की टॉप 25 खबरें। पेपर लीक और परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाने का फैसला किया है। आगामी संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाएगा और इस्तीफे की मांग करेगा। फिलहाल अभी तक केंद्र सरकार की ओर से शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है। ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने का प्रस्ताव रखा है। रिपोर्ट के अनुसार मित्र देशों के जहाजों को विशेष रियायत देने की भी योजना बनाई जा रही है। इस प्रस्ताव पर अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने आपत्ति जताई है। वहीं जानकारों का मानना है कि यदि ये फैसला लागू हुआ तो वैश्विक तेल व्यापार पर बड़ा असर पड़ सकता है। केंद्र सरकार पेट्रोल के बाद अब डीजल में भी 15% एथेनॉल मिश्रण लागू करने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इससे कच्चे तेल के आयात पर भारत की निर्भरता कम होगी और किसानों को फायदा मिलेगा। सरकार चरणबद्ध तरीके से इस योजना को लागू करेगी और पहले 15% ब्लेंडिंग से शुरुआत की जाएगी। फिलहाल जानकारों का मानना है कि ये कदम ऊर्जा सुरक्षा और विदेशी मुद्रा की बचत की दिशा में अहम साबित हो सकता है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच करीब 3 घंटे तक मुठभेड़ चली। इस ऑपरेशन में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकियों को मार गिराया गया। आतंकियों में एक पहलगाम हमले के बाद तैयार की गई हिट लिस्ट में शामिल था। वहीं सुरक्षा एजेंसियों ने अब तक 14 में से 9 आतंकी को मार गिराया है। भारतीय पासपोर्ट की वैश्विक रैंकिंग में गिरावट दर्ज की गई है। नई रैंकिंग के अनुसार भारतीय नागरिक सीमित देशों में ही बिना वीजा यात्रा कर सकते हैं। इस लिस्ट में अमेरिका और फ्रांस की रैंकिंग में भी बदलाव देखने को मिला है। फिलहाल जानकारों का मानना है कि भविष्य में नए द्विपक्षीय समझौतों से पासपोर्ट रैंकिंग में सुधार हो सकता है। भूख हड़ताल पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि लंबे समय से अनशन के कारण उनका वजन काफी कम हो गया है। उनके समर्थन में कई सामाजिक संगठनों और छात्र समूहों ने भी प्रदर्शन तेज कर दिया है। वहीं इस बीच आंदोलन से जुड़े नेताओं ने केंद्र सरकार से जल्द बातचीत कर समाधान निकालने की मांग की है। दिल्ली पुलिस ने नकली आधार कार्ड और वोटर आईडी बनाने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। जांच में सामने आया कि आरोपी बेहद कम कीमत पर फर्जी सरकारी दस्तावेज तैयार कर रहे थे। पुलिस ने कई डिजिटल उपकरण, प्रिंटर और नकली दस्तावेज बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस अब ये पता लगा रही है कि इस नेटवर्क के तार किन किन राज्यों से जुड़े हुए हैं। अमेरिका ने अपनी आजादी के 250 वर्ष पूरे होने पर देश भर में भव्य समारोह आयोजित किए। न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, बोस्टन समेत सभी प्रमुख शहरों में परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विशेष आयोजन हुए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय एकता और विकास का संदेश दिया। वहीं समारोह के अंत में राजधानी वॉशिंगटन डीसी में भव्य आतिशबाजी का आयोजन किया गया। पूर्व मध्य रेलवे के 100 से अधिक स्टेशनों पर स्मार्ट पार्किंग सिस्टम शुरू किया जाएगा। पटना जंक्शन सहित कई प्रमुख स्टेशनों पर डिजिटल भुगतान और ऑटोमेटिक एंट्री एग्जिट सुविधा उपलब्ध होगी। इससे यात्रियों को नकदी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और पार्किंग में लगने वाला समय भी कम होगा। फिलहाल रेलवे का कहना है कि आने वाले समय में ये सुविधा अन्य जोनों के स्टेशनों पर भी लागू की जाएगी। जन स्वराज पार्टी ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रशांत किशोर को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इस घोषणा के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। प्रशांत किशोर ने विकास, शिक्षा, रोजगार और सुशासन को अपना मुख्य चुनावी मुद्दा बताया है। वहीं अब सभी प्रमुख राजनीतिक दलों की नजर इस हाई प्रोफाइल सीट पर टिकी हुई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में एटीएम में कैश भरने के दौरान 40 लाख रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। जांच में खुलासा हुआ कि कैश वैन से जुड़े 2 कर्मचारियों ने ही रकम गायब की थी। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि ऑनलाइन सट्टेबाजी में भारी नुकसान होने के बाद उन्होंने चोरी की साजिश रची। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर अधिकांश रकम बरामद कर ली है। बिहार लोक सेवा आयोग ने राज्य में 25,000 से अधिक शिक्षक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। परीक्षा जुलाई के अंतिम सप्ताह में आयोजित होने की संभावना जताई जा रही है, जबकि सरकार का कहना है कि इस भर्ती से सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी काफी हद तक कम होगी। हरियाणा सरकार पेंशन लाभार्थियों के सत्यापन की नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। अब सत्यापन प्रक्रिया में परिवार के बड़े बेटे या बेटी की जन्म तिथि समेत अन्य दस्तावेजों का उपयोग किया जाएगा। जिन लाभार्थियों के पास जरूरी दस्तावेज नहीं होंगे, उनके लिए वैकल्पिक सत्यापन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। फिलहाल सरकार का उद्देश्य पात्र लोगों तक बिना किसी बाधा के पेंशन का लाभ पहुँचाना है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता के अंतिम संस्कार में लाखों लोग शामिल हुए। तेहरान की सड़कों पर अंतिम दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ी और श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की गईं। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने धार्मिक और राजनीतिक नारे भी लगाए। वहीं इस बीच सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही और देश विदेश से कई प्रतिनिधि अंतिम संस्कार कार्यक्रम में पहुंचे।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2026 के अंत तक भारत के 5 बड़े सेमीकंडक्टर प्लांट पूरी तरह चालू हो जाएंगे। सरकार का लक्ष्य भारत को वैश्विक चिप निर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना है। भारत में तैयार चिप्स का निर्यात अमेरिका, जापान और यूरोप सहित कई देशों में किया जाएगा। फिलहाल जानकारों का मानना है कि इससे निवेश, रोजगार और तकनीकी क्षेत्र को बढ़ावा मिल सकता है। विश्व हिंदू परिषद ने अपनी केंद्रीय प्रबंधन समिति की बैठक अयोध्या के बजाय दिल्ली में आयोजित करने का फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि राम मंदिर चढ़ावा विवाद के बीच ये निर्णय लिया गया है। बैठक में सीमित संख्या में वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होंगे और कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। वहीं चंपत राय की बैठक में मौजूदगी को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। दिल्ली में अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए बड़े स्तर पर बुलडोजर अभियान चलाया जा रहा है। उपराज्यपाल के निर्देश के बाद डीडीए और प्रशासन ने विस्तृत कार्य योजना तैयार की है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के आसपास बने कई अवैध होटल, ढाबे और दुकानों को भी ध्वस्त किया गया है। फिलहाल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि राजधानी में अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। केतन अग्रवाल के परिवार में एक और दुखद घटना सामने आई है। पोते के निधन के गहरे सदमे को उसके दादा सहन नहीं कर सके और उनका भी निधन हो गया। लगातार 2 मौतों से पूरे परिवार में शोक का माहौल है। वहीं परिजनों का कहना है कि परिवार इस कठिन समय में एक दूसरे के साथ है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने पार्टी के बागी नेताओं पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, मुझे रोकना है तो पहले मरना पड़ेगा। उनके इस बयान को पार्टी के भीतर अनुशासन बनाए रखने और विरोधी नेताओं को कड़ा संदेश देने के रूप में देखा जा रहा है। फिलहाल इस बयान के बाद बंगाल की राजनीति और ज्यादा गर्मा गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। दौरे की शुरुआत इंडोनेशिया से होगी, जहां वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता पहुंचेंगे। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता में व्यापार, रक्षा, समुद्री सहयोग और रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा होगी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। आगामी चुनावों को देखते हुए बीजेपी ने मिशन 2027 की तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी नेता नितिन नवीन ने सहयोगी दलों के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर चुनावी रणनीति पर चर्चा की। इसके अलावा उन्होंने लखनऊ में कार्यकर्ताओं के बीच चाय और बन मस्का के साथ जनसंपर्क भी किया। फिलहाल इस बैठक को 2027 चुनाव के लिए बीजेपी का शुरुआती अभियान माना जा रहा है। भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल खरीदने पर फिलहाल सहमति नहीं दी है। भूटानी अधिकारियों का कहना है कि पहले वाहनों पर इसके प्रभाव का विस्तृत अध्ययन किया जाएगा, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। भूटान ने फिलहाल सामान्य पेट्रोल की आपूर्ति जारी रखने का अनुरोध किया है। वहीं भारत सरकार का कहना है कि E20 ईंधन पर लगातार परीक्षण जारी है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में राशन और दवाइयों की कमी को लेकर हालात बिगड़ते बताए जा रहे हैं। आरोप है कि कई इलाकों में पाकिस्तानी सेना द्वारा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल प्रदर्शनकारियों ने भारत से मदद की अपील करते हुए पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज कर दिया है। केंद्र सरकार ने एक बार फिर कहा है कि E20 पेट्रोल पूरी तरह सुरक्षित है। सरकार के अनुसार इसे बाजार में लाने से पहले व्यापक तकनीकी परीक्षण और मानकों की जांच की जा चुकी है। सरकार का कहना है कि इससे ईंधन आयात कम होगा और पर्यावरण को भी लाभ मिलेगा। हालांकि कुछ जानकारों का मानना है कि इसके दीर्घकालिक प्रभावों पर निगरानी रखना जरूरी है।